बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से। मैं हूं आलिया कैसर और आज का ये प्रोग्राम इंतहाई अहम मालूमात पर मबनी इसलिए रहेगा कि गिलगित बल्तिस्तान के तनाज़ुर में बात करते चले तो बड़ी अपडेट्स हमें दिखाई दे रही हैं, बड़ी तब्दीली भी है और उसके साथ साथ वहाँ इस वक्त जो गहमा गहमी सियासी सतह पर हमें दिखाई दे रही है उसके साथ इंतखाबात 2020 जो कि 15 नवंबर को होने जा रहे हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और दुनिया भर की नज़र वैसे तो अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते चलें तो उसकी खूबसूरती की वजह से उस पर लगी रहती है, लेकिन इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ सियासी गढ़ बनकर जो है वो सामने आ रहा है हमारे गिलगित बल्तिस्तान। सो आज के इस प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं जहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपना पड़ाव, अपना डेरा बना रखा है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को। वहीं वहाँ के जो उम्मीदवारान हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 2020 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है या अब भी कई सवाल इसमें बाकी हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम उनको एड्रेस करेंगे। कुछ वहाँ की सियासी सूरत हाल और कुछ अहम नोटिस जो जारी किए गए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों को, उस पर भी बातचीत की जाएगी। उसके साथ साथ क्या वहाँ पर कोई बेज़ाब्तगी हो रही है और क्या इंतखाबात होने से पहले ही किसी किस्म की करप्शन का मामला भी सामने आ रहा है, इस पर भी आज का ये प्रोग्राम हमारा मोहित या मबनी रहेगा। सो आज का प्रोग्राम आप देखिए, स्टे ट्यून्ड। और सबसे अहम बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो बहुत सी अपडेट्स हैं जहां पर सियासी सतह पर गिलगित बल्तिस्तान जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को इस वक्त होस्ट कर रहा है, वहीं पर अपने इंतखाबात की तैयारी भी हमें ज़ोरों शोर से दिखाई दे रही है। आज के दिन की अहम चीज़ जो है उस पर हम बात करते चलें तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चौथी मीटिंग जो है वो तलब की गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से। इससे पहले अगर हम बात करते चलें तो इस्लामाबाद में भी उन्होंने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना ये था कि कई सियासी जमातें या कई उम्मीदवारान जो हैं वो इस वक्त जब उनके साथ मुलाकात में होते हैं तो मौक़िफ़ कुछ तब्दील होता है, जब उनके पीछे बात हो रही होती है तो मौक़िफ़ कुछ तब्दील होता है। तो क्या शिकायत हैं और क्या उनका अजाला मुमकिन हो पाएगा, इसके हवाले से आज की जो ये बुलाई गई ऑल पार्टीज मीटिंग या इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसके हवाले से हम अब तक अपडेट्स भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा अगर हम बात करते चलें तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात 2020 यानी 15 नवंबर की तारीख जो जो करीब आती जा रही है, इससे जुड़ी हुई सरगर्मियाँ भी हमें इंतहाई तेज़ होती दिखाई दे रही हैं। जहाँ हमने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए से आपको अपडेट किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी तवील अरसे से ना सिर्फ वहाँ पर पड़ाव डाले हुए हैं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के तूल और अरीज़ में जो है वो उनका दौरा है और दूर दराज ऐसे इलाके जहाँ पर अमूमी तौर पर शायद वो तसव्वुर ना करें जाने का, वहाँ पर भी उनका पड़ाव है। और हालिया तनाजुर की बात करते चलें तो इंतहाई अहम स्टेटमेंट भी उनकी हमारे सामने आई है। इस वक्त बिलावल भुट्टो हैं या इमरान खान का जो दौरा रहा, अली अमीन गंडापुर और अब मरियम नवाज जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में है और हाल ही में साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी वहाँ पहुँच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो PMLN अपनी सरगर्मियाँ वहाँ पर बढ़ा रही है तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी वहाँ पर हमें खासी सरगर्म दिखाई दे रही है। लेकिन हाल ही में जो नोटिस यानी चीफ कोर्ट का फैसला जो हमारे सामने आया है जिसके तहत बिलावल भुट्टो को 3 दिन के अंदर या 72 घंटों के अंदर जो है वो हुक्म दिया गया गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर को भी यही फैसला जो है उनके हवाले से किया गया। लेकिन जब हम बिलावल भुट्टो की बात करते हैं उनको ये वक्त दिया जाता है तो दूसरी जानिब मरियम नवाज यानी PMLN जो है वो हमें एक्टिव दिखाई देती है। वो गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने के बजाय उनके जो मेम्बरान हैं, उनके जो अहदेदारान हैं वो हमें गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बड़े सवाल उठाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो के हाल ही में जो स्टेटमेंट है या इंटरव्यू सामने आया है उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है, उस पर हम यकीनन बात करेंगे। लेकिन जो अहम चीज़ ये है कि बिलावल भुट्टो को गिलगित बल्तिस्तान 72 घंटे में छोड़ने का हुक्म दिया गया, अली अमीन गंडापुर को भी। दूसरी जानिब मरियम नवाज वहाँ पर मौजूद और भरपूर अंदाज में वो मुख्तलिफ इलाकों में जलसे भी करती दिखाई दे रही हैं, पुरएतमाद भी दिखाई दे रही हैं, कई तरह की स्टेटमेंट्स भी उनकी सामने आ रही हैं और इस टाइम में वो मज़ीद 2-4 जलसे तो कर ही लेंगी, शायद इससे भी ज़्यादा करने में कामयाब हो जाएं और अपना मौक़िफ़ यानी PMLN का जो भी बयानिया है वो शायद वहाँ के लोगों तक भरपूर अंदाज में पहुँचाने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी क्या हमें एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं, ये एक और बड़ा सवाल है। जब हम PDM का जिक्र करते हैं तो यकीनन PDM एक ऐसा अलायंस हमें दिखाई दिया कि जो कि बाकायदा तौर पर ये कोशिश या काविश कर रहा था कि मिलजुल कर मौजूदा जो हुकूमत की कार्रवाइयाँ या काविशें हैं उनके खिलाफ अपनी जो हिकमत अमली है उनको लेकर आए। लेकिन खुद इस वक्त की अगर हम बात करते चलें यानी
بلاول بھٹو زرداری کا دیا گیا انٹرویو، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ گجرانوالہ میں جب انہوں نے جو جلسہ ہوا وہاں پر خاص طور پر نواز شریف کے منہ سے جب فوج کا نام سنا گیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس بات سے واقف نہیں تھے۔ اسی طریقے سے یہ بیانیہ جو مریم نواز آگے لے کر چل رہی ہیں پی ایم ایل این کا، اس پر بھی انہوں نے ایک سوالیہ نشان اٹھایا، ثبوت بھی طلب کری۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر فوج پر بات کی گئی ہے تو یقیناً اس سے جڑے ثبوت بھی وزیر اعظم نواز شریف کے پاس موجود ہوں گے، سابق وزیر اعظم کے پاس، تو وہ ثبوت جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ کیا بلاول بھٹو نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، دلوائی گئی ہے؟ یہ اس پر بھی کئی حلقے جو ہے ناقدین بڑا سوال اٹھا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کیا واقعی ہی بلاول بھٹو اس بات سے واقف نہیں تھے کہ جو بیانیہ پی ایم ایل این سامنے لے کر آئی، اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا بیانیہ الگ الگ ہے، دونوں ایک جماعت ایک صفحے پر موجود نہیں ہے۔ تو ایسے میں پی ڈی ایم الائنس جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ کیونکہ صرف ایسا نہیں کہ یہ دو بڑی جماعتیں، بلکہ اسی اتحاد میں ایک اور بڑی جماعت بھی ساتھ چلتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اگر ہم واپس گلگت بلتستان کے حوالے سے ہی بات کرتے چلیں تو خاص طور پر وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور، جن کو اگین گلگت بلتستان جو ہے وہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا، ان کے سر پر ایک اور تلوار بھی ہمیں لٹکتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کشمیر فنڈ ہے اس کی تحقیقات شروع ہوئی، اس کے حوالے سے مکمل تفصیلات ہم جلد آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، لیکن یہ ایک اور بڑی چیز ہے جو کہ علی امین گنڈاپور کو جس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہ جو تحقیقاتی عمل شروع ہوتا ہے، اس سے جڑ کر پھر دیگر کئی حقائق بھی سامنے آتے ہیں، کھلتے ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس جانب بڑھیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں سرگرم ہیں، امیدواران جو وہاں پر کارروائیاں کر رہے ہیں یا حکمت عملی لے کر چل رہے ہیں، وہ کیا ہے، اور اس پر جو اس وقت الیکشن کمیشن جی بی ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے اہم اپڈیٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں واپس ایکٹیو ہو چکے ہیں، وہ واپس لوٹ آئے ہیں، صحت مندی کے ساتھ وہ واپس لوٹے ہیں یہ علاج کروانے کے بعد۔ بہرحال کافی عرصے کے بعد جہانگیر ترین کی واپسی جو ہے وہ بھی اس وقت پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ کارآمد واپسی قرار دی جا رہی ہے، اور کافی لوگ اس جانب اب نظر اٹھائیں گے کہ جہانگیر ترین کا آنے والے دنوں میں کردار کیا ہوگا۔ ہمارے آنے والے پروگرام بھرپور انداز میں اس کی بھی عکاسی کریں گے، اس پر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ واپس آ جاتے ہیں جی انتخابات کے حوالے سے۔ گلگت بلتستان تیسری قانون ساز اسمبلی کے لیے اپنے انتخابات دیکھے گا نومبر 2020 15 کو، یعنی 15 نومبر کو ہونے والے الیکشن کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ فی الحال کسی بھی طریقے سے ان انتخابات کے ڈیلے ہونے کی جو خبریں گردش کر رہی تھیں ان کو خارج از امکان قرار دے دیا گیا ہے، لیکن بد نظمی یا بد ضابطگیوں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اس کی جانب کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب کی نگاہ ہے، اس پر ہمیں بات کرنی ہوگی، کیونکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ بڑے پیمانے پر جو ہیں وہ شکایات ان انتخابات سے جڑی ہوئی سامنے آ رہی ہیں۔ خود چیف الیکشن کمشنر صاحب اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے 95 شو کاز نوٹس جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ شکایات بھی عروج پر ہیں اور بے ضابطگیاں بھی ہمیں عروج پر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو جہاں انہوں نے 95 جو ہیں وہ شو کاز نوٹس جاری کیے، وہیں ہم بھی کیپٹل ون ٹی وی کے ذریعے سے اپنے پروگرام کے ذریعے سے ان کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف جو ہے وہ دلوا دیں، اور پھر یہ ان کا کام ہے یقیناً کہ وہ اپنے انتظامی امور کے تحت کیا اقدامات لیتے ہیں۔ تو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جی گلگت سینٹرل جیل مناور میں سپرنٹینڈنٹ خدا یار پر مبینہ طور پر یہ الزام موجود ہے کہ جو ڈائریکٹ بیلٹ جو فل کروائے جاتے ہیں قیدیوں کے ذریعے سے، وہ ان کو دینے کے بجائے ان کو سفید پرچیاں دی جا رہی ہیں کہ اس کے اوپر وہ لکھ دیں کہ جی وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو شکایت ہے اس کے حوالے سے، یہ شکایت آئی جی جیل خانہ جات طارق حسن تک اور آر او حلقہ 2 اور متعدد حلقے اور ڈی سی گلگت نوید احمد کو بھی جو شکایات ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو جیل کے اندر کے جو معاملات ہیں یہ ایک بڑی اہم معاملہ ہے جس کی طرف ایک تو ہم توجہ دلا رہے ہیں، اور خود بھی جو گلگت بلتستان چیف الیکشن کمشنر ہیں یا الیکشن کمیشن ہے اس کی نگاہ ہونی چاہیے کہ جیل کے اندر جو قیدی موجود ہیں اگر وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں تو کیا شفاف طریقے سے ان تک بیلٹ پیپر یا پھر جن فارمز کے ذریعے سے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں وہ ان تک پہنچ رہے ہیں، یا پھر خالی پرچہ ان کو پکڑا کے کسی قسم کی کرپشن کرنے کے لیے بھرپور
बाजार जो है उसको गर्म करने की कोशिश की जा रही है। ये उनको लाजमी तौर पर देखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये उनकी निगाह से चूक जाए, तो ये मामला हम उनके साथ उठा रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं। इसी तरीके से एक बड़े पैमाने पर अगर DC गिलगित को जो है वो शिकायत मौसूल हो रही है और इसके साथ साथ मुतादिद हल्कों से शिकायत जो है वो आरोज़ सामने लेकर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी उनको जो है वो नोटिस लेना होगा और फौरी तौर पर जो है उनको तहकीकात करनी होगी, क्योंकि अगर वक्त गुजर गया और फिर इसमें किसी किस्म की तहकीकाती अमल का सिलसिला शुरू किया गया तो फिर ये तो आग लगने पर कुआं खोदने के मुतरादिफ होगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो टाइमली जो है वो एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दूसरी तरफ जी, अब से कुछ देर पहले जैसे कि हमने बात की कि जो PTM है उसको एक बड़ा धचका जो है वो हमें लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान हमारे सामने आया है उसके बाद से इस पूरे मामले को काफ़ी ज़्यादा तूल भी देने की कोशिश की जा रही है। नाक़िदीन इस पर बड़ी बात कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि PTM का मुस्तक़बिल क्या होगा अगर इसकी अभी से ही सूरत हाल ये है कि अलग अलग जो जलसे किए जा रहे हैं उनमें एक दूसरे के बयानी की नफ़ी भी की जा रही है और एक दूसरे से लाताल्लुक़ी का इजहार भी किया जा रहा है, तो क्या वाकई मुस्तक़बिल में ये जो अलायंस है ये मुल्की मफाद के लिए आगे बढ़ पाएगा? अगर ये ज़ाती मफाद के साथ ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ये एक और बड़ा अहम जो है वो एजेंडा है। दूसरी तरफ जैसे कि नवाज शरीफ के हवाले से वाज़ेह तौर पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्मी चीफ और DGSII का नाम लिया गया, तो हम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर हैरान हुए। तो अगर ये उनका एजेंडा नहीं था, उनको इसकी इल्म नहीं था, तो क्या ये एजेंडा किसी स्पेसिफिक जमात का है? इसका मतलब ये है कि अलायंस किसी एक मखसूस एजेंडे के तहत, किसी हिकमत अमनी के तहत साथ नहीं चल रहा और फिर वही बात ये है कि ढाक के तीन पात अलग अलग जो है ये अपने अपने मफादात के तहत मिलकर, और जो माजी में हमने देखा कई तरह के इलाहाक, कई तरह के जो है वो मुआहदे किए गए और उसके बाद फिर वो धरे के धरे रह गए और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला हमें जो है वो दिखाई देता रहा। तो अभी तक ये जमातें आपस में ही जो है वो मिलकर नहीं चल रही। उसके साथ साथ ही अहम चीज़ जो सामने आई, जो बड़ी अहम अपडेट है, जब हम PMLN और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, PTM की बात कर रहे हैं, अलायंस की बात कर रहे हैं, तो कोयटा जलसे के बाद जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच जो है उनको और उसके साथ साथ ये खबर जो है वो सामने आ रही है कि उनकी जानिब से कि हमने सुना भी, बातचीत भी की गई और फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको जो है वो शमूलियत की दावत दी जानी, ये इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि पीपल्स पार्टी जो है वो PMLN के साथ कितने मजबूत इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ रही है। ये जो अपडेट्स पार्टीज़ की जानिब से, उनके लोगों की जानिब से सामने आ रही हैं, जो पार्टीज़ छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी पार्टीज़ उनको अपने अंदर अपनाने का ऐलान कर रही हैं, ये भी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये जो एक सियासत है मफादात की, वो हमें एक बार फिर से पनपती दिखाई दे रही है। ये कुछ अपडेट्स थी जो हम आप तक लेकर आए इस दिन के हवाले से, और ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में, क्योंकि अगर ये सियासी जमातें चाहे वो मुल्की मफाद के हवाले से बात करें, चाहे वो किसी मखसूस हिस्से में बैठी हुई हों, पाँचवा सूबा जो या बुरी सूबा बनने के हवाले से वज़ीर आज़म का ऐलान है, उसके बाद से वहाँ पर सियासी जमातों की जो इस वक्त की तेज़ी हमें दिखाई दे रही है, गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तक़बिल पर वो भी एक बड़ा सवाल निशान लेकर आ रही है। लेकिन इंतखाबात के हवाले से वहाँ पर जो उनकी सरगर्मियाँ हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, उन पर एक निगाह रखनी होगी वहाँ की मैनेजमेंट को। और जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने तमाम जो जमातें हैं वहाँ की सियासी एक ग्रैंड अलायंस जो है वो बुलाया है और उनके मसाइल सुनने की कोशिश कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ जो शिकायत मौसूल हो रही हैं, चाहे वो कैदियों के हवाले से या वो दीगर लोगों के हवाले से, उन पर भी वो एक गहरी नज़र रखें और तहकीकात करवाएं उन मामलों की कि जिनमें बेज़ाब्तगियाँ और बेनज़मी का जो है वो ऐलान किया जा रहा है या किसी भी तरीके से उसकी इंडिकेशन सामने आ रही है। बहरहाल जी, कैपिटल वन TV से आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुँच सकेंगी। अल्लाह